हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे अपना एथिक्स इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, और उसमें कल हमने पढ़ा था बिलीव्स, और उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बिलीव्स की और भी क्लासिफिकेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्क्रिप्टिव बिलीव्स एंड नॉर्मेटिव बिलीव्स। तो अब इनको हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं। डिस्क्रिप्टिव बिलीव्स, ये बिलीव्स होते हैं अबाउट फैक्ट्स एंड रियलिटी। ये हमको बताते हैं कि हाउ थिंग्स आर, मतलब कोई इंसान किस तरह से चीजों को देखता है। ओके, उसकी फैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो एक्सपीरियंस कैसा है, ऑब्जर्वेशंस कैसी है। दे आंसर क्वेश्चंस लाइक कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, क्या ये बात सच है, क्या ये पॉलिसी काम करती है। तो जरूरी नहीं है कि ये बिलीफ सही हो। दे आर अबाउट हाउ अ पर्सन सीज थिंग्स। ओके, सो दे मे बी करेक्ट, दे मे बी इनकरेक्ट, दैट्स वाई इनको हम टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और चैलेंज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कोई मानता है हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। ओके, उसका एक्सपीरियंस होगा, उसने हार्ड वर्क किया होगा, उसको सक्सेस मिल गई होगी। कोई कहे कि हार्ड वर्क डज नॉट लीड टू सक्सेस, तो ये उसका एक्सपीरियंस है, वो डिस्क्राइब कर रहा है ना। दैट्स व्हाई इट इज अ डिस्क्रिप्टिव बिलीफ। ओके, कोई कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट रियल, तो ये उसका डिस्क्रिप्टिव बिलीफ है, क्योंकि उसको ऐसा लगता होगा कि भाई नहीं है रियल, गर्मी पड़ रही है, ऐसे ही पड़ रही है। कोई कहता है टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स गवर्नेंस, क्योंकि उसने ये एक्सपीरियंस किया है। नाउ दैट्स हाउ ही डिस्क्राइब्स थिंग्स कि अगर टेक्नोलॉजी लाओगे तो ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी और ये सब होगा। कोई कहता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैफिक कंजेशन जो है वो कम होता है, कि भाई आप जिस रोड पे लाख 1000 गाड़ियां जा रही हैं, वहां पे एक मेट्रो चला दो, कंजेशन कम हो जाएगा। ये उसका बिलीफ है। किसी का एक रॉन्गली हेल्ड बिलीफ भी हो सकता है कि जितने ज्यादा हाईवे बनाओगे उतना कम ट्रैफिक कंजेशन होगा, जो कि सही नहीं है। ओके, और ये एम्पिरिकल एविडेंस से प्रूव हो चुका है। कोई मानता है कि सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स करप्ट हैं, तो हो सकता है उसके डिस्ट्रिक्ट में सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स करप्ट हों, इसलिए उसका ये बिलीफ हो। ओके, सो ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, दैट्स वाई हम इनको टेस्ट और वेरीफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, एक ऑफिसर है, वो बिलीव करता है कि अगर हम डिजिटाइज कर दें सिस्टम को तो करप्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और इस बिलीफ की वजह से वो क्या करता है, ई ऑफिस सिस्टम लेके आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी चीजें शुरू करता है, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करता है, ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम शुरू करता है। क्योंकि ये जो ऑफिसर है ना, ये अपने एक बिलीफ पे काम कर रहा है। ही इज एक्टिंग ऑन अ बिलीफ अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। के कारण क्या है, करप्शन, और वो सॉरी डिजिटाइजेशन, और उसका इफेक्ट क्या होगा, लैक ऑफ करप्शन, रिडक्शन ऑफ करप्शन। अब ये बिलीफ डिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि इट डिस्क्राइब्स व्हाट द ऑफिसर थिंक्स इज ट्रू इन रियलिटी, कि ऑफिसर क्या सोचता है, रियलिटी में क्या सही है। दैट्स व्हाई इट इज अ डिस्क्रिप्टिव बिलीफ। व्हाई इट मैटर्स, ये भी मैटर क्यों करता है कि अगर इसका ये बिलीफ गलत होगा तो इसकी पॉलिसी जो है वो फेल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट सिंपली अज्यूम कर ले कि अगर हम एक ऐप लॉन्च कर देंगे तो उससे हमारी जो पब्लिक सर्विस की प्रॉब्लम्स है ना, वो सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर लोगों के पास स्मार्टफोन ही नहीं है या इंटरनेट ही नहीं है, तो वो ऐप कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो उनका ये जो बिलीफ है, ये बिलीफ ही गलत है, और इस बिलीफ के बेसिस पे जो पॉलिसी आएगी वो पॉलिसी भी गलत होगी। अनदर रीजन व्हाई पॉलिसीज फेल, कि पॉलिसीज क्यों फेल होती है, क्योंकि गवर्नमेंट्स जो है ना वो फॉल्स डिस्क्रिप्टिव बिलीफ्स पे काम करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट मानती है कि अगर हम कोई लॉ बना देंगे तो लोग उसको पैसिवली फॉलो करना शुरू कर देंगे। ओके, आगे एग्जांपल से देखेंगे, और उसको बाईपास नहीं करेंगे। अब दूसरे होते हैं नॉर्मेटिव बिलीव्स। तो डिस्क्रिप्टिव बिलीव्स तो डिस्क्राइब करते हैं, नॉर्मेटिव बिलीव्स हमें बताते हैं कि चीजें कैसे होनी चाहिए, किस तरह से सही, क्या गलत होना चाहिए और क्या सही होना चाहिए। व्हाट शुड बी इज द कीवर्ड। तो नॉर्मेटिव बिलीव्स टेल अस व्हाट ऑट टू बी डन, क्या किया जाना चाहिए। इसलिए ये वैल्यू बेस्ड बिलीव्स है। ओके, कि ऑनेस्ट होने चाहिए सब, सब ट्रुथफुल होने चाहिए, सब अकाउंटेबल होने चाहिए। तो ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, अकाउंटेबिलिटी आर वैल्यूज। तो ये जो बिलीव्स है नॉर्मेटिव बिलीव्स, ये इन वैल्यूज पे बेस्ड बिलीव्स है। तो ये कैसे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं कि व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, व्हाट इज फेयर, what should a good officer do, what is morally acceptable,
और ये बिलीफ्स जो हैं दे आर सेंट्रल टू एथिक्स बिकॉज़ एथिक्स इज़ मेनली कंसर्न्ड विद जजमेंट्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग। तो एग्जाम्पल जैसे कि एन ऑफिसर शुड बी ऑनेस्ट, देयर शुड बी नो क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, जस्टिस शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल एंड पुअर शुड बी प्रोटेक्टेड फर्स्ट। तो ये सब जो हैं ये नॉर्मेटिव बिलीव्स हैं जो हमें बताते हैं चीजें कैसे होनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव बिलीव्स बताते हैं कि चीजें कैसे हैं, मतलब मैं सोचता हूँ चीजें कैसे हैं, और ये बताते हैं कि मैं सोचता हूँ चीजें कैसे होनी चाहिए। हो सकता है कोई ये भी सोचता हो कि हाँ भाई सारे क्रिमिनल्स को खुला छोड़ दो, वो उसका नॉर्मेटिव बिलीफ है, बट वो गलत वैल्यू पे बेस्ड है। एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लो एक पुलिस ऑफिसर है, वो बिलीव करता है कि किसी भी कोई भी इनोसेंट इंसान जो है ना वो ही शुड नॉट सफर, चाहे कितने ही क्रिमिनल्स छूट जाएं। तो ये उसका एक नॉर्मेटिव बिलीफ है दैट नो इनोसेंट पर्सन शुड सफर, एंड बिकॉज ये एक मॉरल प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करता है कि क्या किया जाना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉर्मेटिव बिलीफ। और ये इन्फ्लुएंस भी करता है कि ये ऑफिसर किस तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करेगा, किस तरह से अरेस्ट को कंडक्ट करेगा, और कहाँ पे ये यूज ऑफ फोर्स करेगा या नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये ऑफिसर जो है इंटेरोगेशन के टाइम पे हो सकता है टॉर्चर ना करे, सब सस्पेक्ट्स हैं उन सबको फेयर ट्रीटमेंट दे, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करे, और केयरफुल रहे कि कहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन में कोई इनोसेंट जो है वो पनिश ना हो जाए। So why these normative beliefs matter? Because they shape the ethical compass of the public servants. Public servants का जो ethical compass होता है कि क्या सही है क्या गलत है, उनका जो वैल्यू सिस्टम होता है ये उसको शेप करते हैं। अगर मतलब एक इंसान को ये तो पता होना बहुत आसान है कि भाई क्या लीगल है या कौन सा रास्ता बहुत एफिशिएंट है, बट नॉर्मेटिव बिलीफ्स जो होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कि क्या उसको पता है कि ये काम मॉरली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कोई पॉलिसी जो है वो एफिशिएंट हो, उसमें काम जल्दी से हो जाता हो, बट स्टिल वो जो पॉलिसी है वो अनजस्ट हो, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के अगेंस्ट बायस्ड हो, डिस्क्रिमिनेटरी हो। अब अगर कोई ऑफिसर सिर्फ स्पीड चाहता है कि मैं जल्दी से ये काम को कर दूं, तो वो फेयरनेस को इग्नोर कर देगा इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में। बट एक जो गुड एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो एफिशिएंसी के साथ साथ ये भी देखेगा कि क्या ये पॉलिसी मोरली एक्सेप्टेबल है। ओके, सो दैट इज व्हाई दीज नॉर्मेटिव बिलीव्स दे मैटर। अब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, नॉर्मेटिव बिलीव्स एंड डिस्क्रिप्टिव बिलीव्स के बीच में? Descriptive beliefs are facts and reality. Normative beliefs are values and duties. क्या है और क्या होना चाहिए। Descriptive beliefs tell us what it is, कि क्या है, tell us what is, and normative beliefs हमें बताते हैं कि क्या होना चाहिए। Descriptive beliefs को आप evidence से टेस्ट कर सकते हो, और जो नॉर्मेटिव बिलीव्स है उनको हम सिर्फ फैक्ट्स से प्रूव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, डिजिटल सिस्टम्स रिड्यूस लीकेज, डिस्क्रिप्टिव बिलीफ है, बट नॉर्मेटिव बिलीफ है गवर्नमेंट शुड रिड्यूस लीकेज। डिस्क्रिप्टिव बिलीफ्स आर यूजफुल इन कॉमन प्लानिंग, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो है दे आर सेंट्रल टू एथिक्स एंड मोरल जजमेंट। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, नॉर्मेटिव बिलीफ्स एंड डिस्क्रिप्टिव बिलीफ्स के बीच में? लोग क्या करते हैं, हम जब भी ये डिसाइड करते हैं कि समाज में क्या होना चाहिए, तो उससे पहले हम ये बिलीफ बनाते हैं कि समाज में क्या हो रहा है। तो पीपल ऑफन यूज डिस्क्रिप्टिव बिलीफ्स एज अ बेसिस फॉर फॉर्मिंग द नॉर्मेटिव बिलीफ्स। यानी कि नॉर्मेटिव बिलीफ बनाने से पहले हम डिस्क्रिप्टिव बिलीफ्स का यूज करते हैं सिचुएशन को डिकोड करने में, ताकि हम एक नॉर्मेटिव बिलीफ बना पाए। हम एक डिस्क्रिप्टिव बिलीफ बनाते हैं कि सब जगह कचरा फैला हुआ है, बहुत गंदगी है। उसके बाद हम एक नॉर्मेटिव बिलीफ बनाते हैं कि कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। ओके, सो ये कनेक्ट कैसे होते हैं? तो डिस्क्रिप्टिव बिलीफ जो है हमको रियलिटी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं कि सब जगह कचरा फैला हुआ है, और फिर उसके बेसिस पे हम एक नॉर्मेटिव बिलीफ बनाते हैं जो कि राइट एक्शन को डिसाइड करता है कि हमें कूड़ा जो है वो डस्टबिन में ही डालना चाहिए। तो पहले एक इंसान ऑब्जर्व करता है और बिलीव करता है कि कोई चीज हो रही है रियलिटी में, और फिर उसके बाद एक जजमेंट बनाता है कि इसकी जगह क्या होना चाहिए या इसको सही करने के लिए क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं डिस्क्रिप्टिव बिलीफ वर्सेस नॉर्मेटिव बिलीफ, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी किस तरह हमारी चॉइसेस और ड्यूटीज को शेप करती है।
गवर्नेंस का एग्जांपल है पहला। मान लो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, वो बिलीव करता है कि भाई खुले में शौच करने से, ओपन डेफिकेशन से हेल्थ प्रॉब्लम होती है, बीमारी फैलती है। तो अब इस उसका एक नॉर्मेटिव बिलीफ, वो सॉरी, ये इसका डिस्क्रिप्टिव बिलीफ है कि लोग खुले में शौच जा रहे हैं तो उससे बीमारियां फैल रही हैं। तो इसके बेसिस पे वो एक नॉर्मेटिव बिलीफ बनाता है कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि सबको टॉयलेट और सैनिटेशन फैसिलिटीज मिले। तो पहला बिलीफ जो है वो है कि वो एक सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि लोग खुले में शौच जा रहे हैं। और जो दूसरा जो उसका डिस्क्रिप्टिव बिलीफ है, व्हाट ऑट टू बी, वो है कि भाई बंद करो खुले में हगना, बंद करो, कि गवर्नमेंट को टॉयलेट्स और सैनिटेशन फैसिलिटीज बनानी चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान। दूसरा एनवायरनमेंट का एग्जांपल देखते हैं कि एक ऑफिसर मानता है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से रिवर्स और पब्लिक हेल्थ जो है वो डैमेज होती है, वो देख रहा है। ओके, तो उसका नॉर्मेटिव बिलीफ क्या होगा कि क्या होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज को स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। तो रियलिटी की जब उसको नॉलेज हुई तो ही वो एथिकल पॉलिसी डिसीजंस ले पाया। तीसरा है कि एक ऑफिसर बिलीव करता है कि करप्शन से पब्लिक ट्रस्ट जो होता है वो रिड्यूस होता है और पब्लिक रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट होते हैं। ये उसने ऑब्जर्व किया, तो ये उसका डिस्क्रिप्टिव बिलीफ है। इसके बेसिस पे वो एक नॉर्मेटिव बिलीफ बनाता है कि इसकी जगह क्या होना चाहिए, कि पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं उनको ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए। तो हमेशा पहले डिस्क्रिप्टिव बिलीफ आता है, उसके बाद नॉर्मेटिव बिलीफ आता है। ओके, पहले हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या सिचुएशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिस्क्रिप्टिव बिलीफ्स जो होते हैं दे इन्फ्लुएंस नॉर्मेटिव बिलीफ्स, बट डू नॉट कंप्लीटली डिटरमाइन देम। ये कैविएट आ गया, इंडिया हैज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उसी टाइप का कैविएट ये है। ओके, सो दो लोग जो हैं वो फैक्ट्स पे एग्री करते हैं बट वैल्यूज पे डिसएग्री करते हैं। ओके, मान लो दोनों लोग एग्री करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगी, उनकी नौकरियां खा जाएगी। ये उनका डिस्क्रिप्टिव बिलीफ है, बट उनके नॉर्मेटिव बिलीफ्स फिर भी अलग हो सकते हैं। पहला पर्सन कहेगा कि गवर्नमेंट को एआई को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए ताकि लोगों की नौकरियां बचाई जा सके। पर दूसरा बंदा ये कह सकता है कि गवर्नमेंट को लोगों को एआई सीखने पे एनकरेज करना चाहिए ताकि वो वर्कर्स को रीस्किल कर सके। तो यहाँ पे शुड वाली जो सिचुएशन है, जो आपका नॉर्मेटिव बिलीफ है, वो दोनों का अलग अलग है क्योंकि दोनों का वैल्यू सिस्टम अलग है। ओके, तो फैक्ट्स जो हैं वो सेम है बट जो इनकी जजमेंट्स हैं, मोरल जजमेंट्स हैं, वो डिफरेंट है बिकॉज इनकी वैल्यूज डिफरेंट है। नाउ व्हाई इट मैटर्स इन एथिक्स एंड गवर्नेंस। देखो, गुड डिसीजन मेकिंग जब आपको करनी होती है ना, तो आपको इन दोनों की जरूरत होती है। पहला होता है करेक्ट डिस्क्रिप्टिव बिलीफ होने चाहिए, यानी कि आप रियलिटी को सही तरह समझ रहे हो। और दूसरा आपका साउंड नॉर्मेटिव बिलीफ होने चाहिए कि रियलिटी को अच्छे से समझने के बाद आप एक एथिकली अप्रोप्रिएट एक्शन चूज कर रहे हो। अगर आपके फैक्ट्स गलत होंगे, अगर आप रियलिटी को सही तरह नहीं समझोगे, तो जो पॉलिसीज आप बनाओगे, जो डिसीजंस आप लोगे, वो फेल होना पक्की बात है। अगर आपकी वैल्यूज वीक हैं, ठीक है, आपकी वैल्यूज वीक है, तो जो पॉलिसीज आप बनाओगे वो भी इनएफिशिएंट और अनजस्ट बनाओगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट का एक डिस्क्रिप्टिव बिलीफ था यूएसए में कि सोसाइटी जो है वो अल्कोहल फ्री होनी चाहिए। ये थोड़ा गलत बन गया बट मैं बोल के बता रहा हूँ कि सोसाइटी में अल्कोहल नहीं होनी चाहिए और अल्कोहल को बैन करने के लिए हम लॉ बनाएंगे तो लोग उस लॉ को मानेंगे। ये उनका डिस्क्रिप्टिव बिलीफ था जो कि गलत था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉ बना दिया। एक लॉ बना दिया तो लोगों ने कहाँ रुकना था दारू पीने से। तो सारा जो अल्कोहल का एम्पायर था अंडरग्राउंड चला गया, ब्लैक मार्केट फ्लरिश करने लगा, क्राइम बढ़ गया, करप्शन बढ़ गया, वायलेंस इंक्रीज होना शुरू हुआ। वायलेंस बढ़ा तो गैंग्स, अल कपोन टाइप गैंग शुरू हो गए यूएसए में। तो लॉ और गवर्नमेंट में जो ट्रस्ट था वो डिक्लाइन कर गया। ओके, तो इससे क्या हुआ कि जो अल्कोहल को एलिमिनेट करने के लिए जो लॉ बनाया गया था, उससे और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ गया और लोगों की लॉ के लिए जो रिस्पेक्ट थी वो कम होगी। सिमिलरली हरियाणा में भी जब शराबबंदी हुई थी, बंसीलाल ने की थी, तो उस टाइम पे दिल्ली बॉर्डर के जो एरियाज हैं जैसे नजफगढ़, गोयला डेरी हो गए, सोनीपत हो गया, फरीदाबाद, गुड़गांव,
और बहादुरगढ़, ये सब एरियाज से, दिल्ली से या उधर राजस्थान पंजाब के साथ लगता जो एरिया, वहां से दारू की जो अल्कोहल की जो स्मगलिंग थी वो शुरू होगी। और उस टाइम पे गैंगस्टर कल्चर जो शुरू हुआ था इन एरियाज में, कि छोटे छोटे बच्चों के जेब में पैसे आ गए थे, सब जेब में पिस्तौल रखने लग गए थे, वो कल्चर आज तक चल रहा है। ये मवाना बवाना इस टाइप में, इस तरफ में ये सब कल्चर वहीं से आया है जो हरियाणा में। सिमिलरली गुजरात में अल्कोहल प्रोहिबिशन है कि हाँ वो गांधी जी की जन्मभूमि है, बट गिफ्ट सिटी में वहां पे चल रही है अल्कोहल खुली है, लोग वहां पे 2 नंबर में पी रहे हैं। ओके, करप्शन बढ़ रहा है, मतलब ऑब्वियसली सबको पता है कि रॉयल स्टैग की बोतल वहां पे 4,000 रुपए की मिलती है, पर मिलती तो है ना। सो वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? स्टेट रेवेन्यू जो है उसका नुकसान हो रहा है, एक्सचेकर का नुकसान हो रहा है, क्रिमिनल गैंग्स जो अंडरग्राउंड गैंग मतलब अंडरग्राउंड बिजनेस जा रहा है तो ऑब्वियसली इलीगली है, तो वो सब हो रहा है। और सिमिलरली बिहार में ये हो रहा है, या जहां पे भी इस तरह के लॉ होते हैं वहां पे इसका नुकसान ही होता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, कोबरा इफेक्ट। एक फॉल्स बिलीफ था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि अगर हम ये कोबरा पकड़ने पे लोगों को पैसे देंगे ना, तो लोग कोबरा मतलब डेड कोबरा लेके आओ और पैसे ले जाओ, तो लोग जो है खुद कोबरा मार मार के लाएंगे और इनकी जो कोबरा की इन्फेस्टेशन है वो खत्म हो जाएगी। अब उन्होंने ब्रिटिश ने ये थोड़ी समझने में गलती कर दी कि लोगों ने कोबरा ही पालने शुरू कर दिए। कोबरा पालते, वो बड़ा होता, उसको मारते, ले जाके दे देते और पैसे ले आते। तो जब गवर्नमेंट को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने वो जो बाउंटी थी ना वो कैंसिल कर दी, कि भाई हम ये स्कीम बंद कर रहे हैं, तुम लोग तो कोबरा पाल पाल के हमको दे रहे हो, फालतू के पैसे ले रहे हो। तो उन्होंने देखा कि भाई अब इन कोबरा का कोई फायदा नहीं है, तो लोगों ने वो सारे कोबरा जो है स्ट्रीट में छोड़ दिए। तो अब कोबरा की पॉपुलेशन जो है वो एक्चुअली में बढ़ गई, और जो पॉलिसी इनको एक फायदा करने के लिए शुरू हुई थी वो और ज्यादा नुकसान करेगी, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट हैज अ had a false descriptive belief which led to a false normative belief and which led to even the worse outcome. सिमिलरली यूएसए में होता है ये सब एग्जांपल, आप एसए में और केस स्टडीज में हर जगह यूज कर सकते हो। यूएसए में होता एक रेंट कंट्रोल वाला लॉ है। तो उसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ के, न्यूयॉर्क वगैरह, वहां पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लोग जो है रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ अपार्टमेंट्स का, कुछ बिल्डिंग्स का, उन्होंने रेंट जो है उसको कैप कर दिया कि इससे ज्यादा आप इसका रेंट नहीं बढ़ा सकते, ताकि लोगों को एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हाउसिंग मिल सके, गरीब लोगों को। क्योंकि गवर्नमेंट का एक फॉल्स नॉर्मेटिव बिलीफ था कि लो रेंट से सस्टेनेबल हाउसिंग क्रिएट हो। बट एक्चुअल में हुआ क्या? तो बेसिक डिमांड एंड सप्लाई का जो इकोनॉमिक्स का क्राइटेरिया होता है वो डिक्टेट करता है कि आर्टिफिशियली अगर आप प्राइसेस लो करोगे, जैसे कि आर्टिफिशियली रेंट यहाँ पे लो किया, तो जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स को मेंटेन करना बंद कर दिया और नई प्रॉपर्टीज डेवलप करनी बंद कर दी। तो इससे क्या हुआ कि डिमांड सप्लाई जो है इट ब्रोक डाउन, और जो लोग रह भी रहे थे रेंट कंट्रोल डिपार्टमेंट में, वो अपार्टमेंट में, वो और भी ज्यादा बेकार कंडीशंस में रहने लगे। तो इसका आउटकम हुआ कि नए अपार्टमेंट बन नहीं रहे, पुराने वाले बिना मेंटेनेंस के खत्म होते जा रहे हैं। तो एक स्फीयर शॉर्टेज होनी शुरू हो गई अफोर्डेबल हाउसिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रम्बल करना शुरू कर गया, और ब्लैक मार्केट शुरू हो गया अपार्टमेंट्स का, जहां पे कि इलीगल अंडर द टेबल जो रेंट है वो आपके मकान मालिक लेने लगे। जैसे तुम लोग राजेंद्र नगर में रहते हो तो वहां पे भी कहते होंगे ना कि भाई कैश में लेंगे हम तो रेंट, तो वो यहाँ पे होना शुरू हो गया। तो फॉल्स बिलीफ था, नॉर्मेटिव बिलीफ, कि अगर हम रेंट को कैप कर देंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बट एक्चुअल में क्या हुआ, वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। तो इस तरह से गलत नॉर्मेटिव बिलीफ की वजह से भी गलत पॉलिसी बनती है और बुरा आउटकम होता है। एक यूएस की पॉलिसी थी 20th सेंचुरी की, कि टोटल फायर सप्रेशन। अब क्या होता था कि वहां पे जंगल में ना हर साल आग लगती थी, क्योंकि वो जंगल है ही ऐसे कि उसमें ये नेचुरल प्रोसेस है कि आग लगती है ना तो अंडर ग्रोथ जो है वो सब क्लियर हो जाती है और नए पेड़ों को उगने का मौका मिलता है। और कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनका रिप्रोडक्शन ही जब आग से उनका ये बीज फटता है ना, तो ही उनका रिप्रोडक्शन शुरू होता है, रीजनरेशन शुरू होता है। तो यूएस जो फॉरेस्ट सर्विस है उसने, उसका बिलीव था कि सारी फॉरेस्ट फायर जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, ये उनका बिलीव था, और उनको जल्दी से जल्दी बुझा देना चाहिए। तो अब क्या हुआ कि इन फॉरेस्ट को तो फायर चाहिए थी, बट क्योंकि आग नहीं लगती थी तो फॉरेस्ट में नीचे ये अंडरग्रोथ, पत्ते, ये सब इकट्ठा होता गया, क्योंकि ये जो लोग थे ये हर एक फायर को जल्दी से बुझा देते थे। तो ओवर द डेकेड्स खूब सारी अंडरबुश, डेडवुड वगैरह वगैरह फॉरेस्ट फ्लोर पे जम गया,
और अभी लास्ट 2-3 साल पहले आपने देखा, पिछले साल ही एलए में कितनी भयंकर आग लगी थी। मेगा फायर्स जो है वो अमेरिकन वेस्ट को आज कैटास्ट्रोफिकली डिस्ट्रॉय कर रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन और प्रिंटिंग करेंसी, जो कि हमने देखा 1923 के जर्मनी में और 2008 के जिम्बाब्वे में। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसकी एक फॉल्स बिलीफ था, एक फॉल्स अजम्पशन थी कि हम अपना जो डेट क्राइसिस है ना उसको हम सिर्फ और ज्यादा करेंसी अगर छाप देंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, कि जितनी ज्यादा करेंसी छापेंगे उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। बट रियलिटी क्या थी कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इसकी वैल्यू जो है इट इज टाइड टू गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री प्रोड्यूस करता है। अब बिना अपनी प्रोडक्शन को एक्सपैंड किए हुए अगर आप करेंसी को प्रिंट करोगे तो सिंपली उस करेंसी की वैल्यू डाइल्यूट हो जाएगी। बट गवर्नमेंट ने करेंसी प्रिंट की तो इससे आउटकम क्या आया? हाइपर इन्फ्लेशन। तो जो मनी था वो वर्थलेस हो गया, सेविंग्स डिस्ट्रॉय होगी, इनकम डिस्ट्रॉय होगी और सब लोगों का बुरा हाल हो गया। तो एक गलत बिलीफ की वजह से गलत पॉलिसी बनी और उससे भी ज्यादा बुरी सिचुएशन हो गई। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, ये थे मिस्टर लाइसेंको। ये एक कम्युनिस्ट वो थे, बॉटनिस्ट वगैरह कुछ। और इनका मानना था कि कम्युनिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इतनी सुपीरियर है वेस्टर्न साइंस से कि नेचर भी उसको अडेप्ट करेगी हमारे कम्युनिस्ट के जो कोलेक्टिव सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं। तो इन्होंने जेनेटिक्स और इन सब आइडियाज को रिजेक्ट किया और कहा कि अगर सेम स्पीशीज के प्लांट्स को आप पास पास उगाओगे तो वो एक दूसरे से compete नहीं करेंगे। ठीक है, कम्युनिस्ट आइडिया। ओके, और क्रॉप्स को हम ट्रेन कर सकते हैं कि हाँ भाई वो हार्श विंटर्स में भी सरवाइव करे अगर हम उनके बीजों को फ्रीज कर दें। सिमिलरली ये थे माओ भाई साहब चाइना के। इन्होंने एक पॉलिसी लाई ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसमें इन्होंने लाइसेंस को जो था इसके जो अनसाइंटिफिक फार्मिंग टेक्निक्स थी उनको अप्लाई किया। तो इन्होंने जो सीड्स थे उनको बहुत ही पास पास और बहुत ही गहरा, 2 मीटर गहरी खुदाई करके इन्होंने बोना शुरू किया। उसके साथ इन्होंने सारी चिड़िया और सब कुछ मार दिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गया। जो क्रॉप्स थी वो उनकी यील्ड खत्म हो गई है, पेस्ट थे वो खा गए क्रॉप्स को। एज अ रिजल्ट चाइनीज फेमाइन आई, वहां पे चाइनीज फेमिन आई और लगभग एस्टिमेटेड 30 से 45 मिलियन लोगों की डेथ हो गई। ओके, सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी। इनका सिंपल फॉर्मूला क्या है याद रखने का? फैक्ट्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं वेयर वी आर, और वैल्यूज जो है वो हमें बताती हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। सिमिलरली डिस्क्रिप्टिव बिलीफ्स जो होते हैं वो वर्ल्ड को एक्सप्लेन करते हैं, और नॉर्मेटिव बिलीफ्स जो होते हैं वो हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं। ओके, कि हमें क्या करना चाहिए। इस लेक्चर की पीडीएफ तुम्हें यहाँ से मिलेगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है टेलीग्राम चैनल का। और माय नेम इज रावनुक सिंह, यू आर वाचिंग माय अंडरडॉग्स आचार्य। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, थोड़ा मेरा भी भला हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, डू नॉट क्विट। ओके।